अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। क्राइम से जुड़ी हुई दास्तानें जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती और लोगों का इंटरेस्ट जानने का भी ख़त्म नहीं होता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग लाजमी समझना चाहते हैं। इस केस को लेकर जिसमें बच्चा अगवा हो गया और तावान की रकम मांगी गई और ये माशरे में बहुत देर बाद कोई ऐसा वाक़या पेश आया था। ये रीत बहुत कम है अब। इन्वेस्टिगेशन के पोर्शन में क्या क्या चलता रहा, पुलिस बेसिकली क्या क्या सोचती रही, रेलिवेंट तरीन लोगों से आपको मिलवाने जा रहे हैं। ऐसी टीम से मिलवाने जा रहे हैं जिनके सर ये सेहरा सजता है, जिनकी बदौलत ये सारा काम हुआ और कुदरत ने इनसे बहुत बड़ा काम लिया। इनके साथ कितने लोग थे, कितने लोग डील कर रहे थे, किस जगह पे इन्हें यकीन हो गया कि ये अब मुल्ज़िमान को ब्रेक करने में कामयाब हो जाएंगे। महफिज जो इन्फॉर्मर है मुल्ज़िमान की, जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा था, वहाँ उस एंड पे क्या क्या सरगोशियाँ हो रही थी। ये जब मुल्ज़िमान के शैडोज़ का पीछा कर रहे थे तो कहाँ कहाँ वो साए गुम हो जाते थे, गायब हो जाते थे और पुलिस को कुछ दिक्कतें उठाना पड़ती थी। ये वो सारी चीज़ें रेलिवेंट तरीन टीम से आपको मिलवा रहे हैं। मोहम्मद अली भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, DSP CIA इकबाल टाउन, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मैं आपसे ये जानना ये चाह रहा हूँ कि जब से ये टास्क आपको मिला, क्या क्या नशेब व फराज आपने इसमें देखे? सर, ये चूंग के इलाके में इंसिडेंट हुआ था तो 5-6 दिन कोई और टीम काम करती रही, मुकामी पुलिस करती रही, उसके साथ मुकामी CI वाले करते रहे। तो SP साहब की मुझे कॉल आई थी कि आप ज़रा चक्कर लगा रहे हैं उधर। मैं SP साहब के साथ मौका देख के चला गया। उसके बाद हमें किसी ने टच नहीं किया। तो तकरीबन 6 या 7 दिन बाद फिर SP साहब ने कहा कि मैं आपके ऑफिस आ रहा हूँ, तो आपके वो हैंड ओवर कर रहे हैं सारा केस ही। मैंने फिर SP साहब से रिक्वेस्ट की थी बाबर साहब के लिए, नबी बख्श साहब के लिए कि हमारी ये टीम बनाए और IT की टीम हमें दें। कुछ मेरे पास थे बंदे, कुछ बाबर साहब के पास थे। हमने फिर अपने सेंटर को हेडक्वार्टर बना लिया। वहाँ से फिर हमने वर्किंग की तो नशेब व फराज तो बहुत आए। एक्चुअली मेरे पास जब 30 आई है तो 2 या 3 दिन बाद हमने सारा केस ट्रेस कर लिया था। 2 दिन में? 2 से 3 दिन में हमने ट्रेस कर लिया था। पूरी पिक्चर क्लियर हो गई? जी सर, क्लियर हो गई थी। उसमें मैं सारा क्रेडिट दूंगा, हमारी IT की टीम है, लड़का कासिम है, खुरम है। तो हम सारे सुबह तक 7 बजे तक हम बैठ के उनकी एनालिसिस करते रहते थे सारी। नहीं, आपके पास तो कोई नंबर नहीं था सर। उसमें कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं जो नहीं बताई जा सकती। अब मैं बताना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि फिर इस तरह मुल्ज़मान को फ़ायदा हो जाता, अदरवाइज़ कोई बात नहीं मुझे बताने की। ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ। आप ना बताएं, आप जो बता सकते हैं कैमरा। वो इसलिए कि आगे भी हमने कुछ मुल्ज़मान को पकड़ना है, तो ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो जो चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा उसकी वजह से समझने हमारे पास नंबर आ गए। ओके, अब आपके पास नंबर आ गए? नंबर आ गए, वो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा। नंबर आ गए, नंबर पे वर्किंग शुरू कर दी, एनालिसिस ये वो। उसमें एक ना खिचड़ी सी पकी हुई थी, कोई बंदा उधर है, कोई उधर है, कोई उधर है। उसमें क्या खिचड़ी थी? कितने लोग थे? क्या था खिचड़ी? सर ये थी कि उसमें अपना सपोज आपका नाम फाहद है, तो अगर कोई नंबर चल रहा है तो वो बाबर साहब के नाम चल रहा है। पहले तो हमें ये वेरीफाई करना था कि ये वाकई बाबर साहब हैं, क्योंकि आजकल हर तीसरे बंदे ने कोई फुफी का नाम ली हुई है, कोई ताए के नाम सिम ली हुई है कि फाहद साहब थे भी है, बाबर साहब है, यूज़र हैं आप मुबस्सिम के। सबसे पहले तो आपको ये टास्क सर, ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है, क्या रेलिवेंट बंदा रेलिवेंट सिम पे है भी कि नहीं, क्योंकि इधर ये भी बड़ा काम हो रहा है कि 50-50 सिमें जली थंब इम्प्रेशन के साथ बिक रही हैं। तो वो भी हमें चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी। इतना टाइम हमें इसलिए लगा कि हमें एग्जैक्ट वेरिफिकेशन करनी थी कि आया यूज़र आप ही हैं, जो सिम चल रही है इस काम में इन्वॉल्व है जो बंदा, क्या सिम का यूज़र भी वही है? अगर अल्लाह दिता का एक्यूज़ है तो सिम मोहम्मदीन के नाम चल रही थी। हमें ये भी चीज़ें क्लियर करनी थी। ये जब आपके पास नंबर आ गए तो तब तक ये लोग सराय आलमगीर जा चुके थे? सर, सराय आलमगीर की भी हमें सारी IT के ज़रिए जो मालूमात मिली, सराय मैं आपको अगर मुख्तसर करके बता दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सराय आलमगीर पे हमें जो लोकेशन वगैरह आई, इंटरसेप्ट भी हुई, इनकी कॉल सारा हुआ। फिर हमने सराय आलमगीर जाके एक टीम बिठा दी कि इन केस ऑफ एमरजेंसी, बजाय कि यहाँ से लाहौर से सराय आलमगीर का फासला काफ़ी है, हम वहाँ पे अपना कोई स्टेशन बना दें अपना। तो फसलों में सोए रहे लोग जाके? मैं सर बताता हूँ, वहाँ पे हमारे 2 बंदों ने वहाँ जाके लिटरली वहाँ पे रेडी भी लगाई उधर सराय आलमगीर में। रात को मोसपेल मल लिया, सारा कुछ किया, कुछ इस तरह की। लेकिन वो बेचारे बीच में एक दूसरे तंग भी हुए। उन्होंने कहा कि सर आपने इमरजेंसी में हमें भेज दिया तो हमारे कपड़े। मैं कहा यार तू कपड़े पाए नहीं हुए, आप ऐसे ही कपड़ों में काम करें।
तो खैर उन्होंने बहुत मेहनत के साथ वहीं बैठे रहे। लाहौर की जो टीम थी वो लाहौर में काम को कर भेजने का कोई फायदा हुआ? जी सर, उस टीम का बहुत फायदा हुआ सर, बहुत फायदा हुआ। अगर मेन अक्यूज वहाँ से पकड़े गए, बच्चा वहाँ से जो भी हुआ सारा मैटर हुआ। और एक टीम हमने भेजी हवेली लखा में। लाहौर में हम पेपर वर्क करते थे। हवेली लखा शहबाज की फैमिली और शहबाज की फैमिली नहीं, शहबाज की फैमिली तो लाहौर में है। अवैस की फैमिली नहीं सर, ये जो महविश है, महविश की फैमिली। हाँ जी, महविश बेसिकली इनकी मरकजी किरदार, तो मरकजी किरदार वो उधर आ रही थी ना। अगर महविश इनकी खानदान में ना हो तो ये गैंग इनके घर तक पहुंचते नहीं सर, उनको पता नहीं, देखा ना टोम में बड़े बड़े घर हैं, इनका 5 मरले घर है, 10-10 कनाल के घर है लाहौर में, उनके बच्चे हैं, उनको करें। ये तो घर के बंदे ने दे दिया जी, ये बच्चा है, इनसे बाप बहुत प्यार करता है, तो ये दिनों में इनके पास पैसा है, ये अमीर है, तो उसने काम डाल दिया। बेसिकली वो रिकॉर्ड याफ्ता है, जो मुलज़म भागा हुआ है, रिकॉर्ड याफ्ता है, क्रिमिनल माइंडेड है, और उसके नजायज़ तल्लक से इस औरत के साथ। ओके, हाँ जी। और वो मेरा ख्याल है फ्यूचर में भागना भी चाह रहे थे आगे से वाइंड अप करके, तो उन्होंने कहा यहाँ इकट्ठे छक्का मारे और निकल जाए। वो उधर से जेवर लेकर निकलेगी, ये इधर से 5-10 करोड़ की दिहाड़ी लगा के तो निकल जाएंगे। प्लान था कि बाहर चले? प्लान था इनका 100%। अच्छा, अब हवेली लखा टीम उधर आपको कह रही है कि आपने सर क्या कर दिया हमारे साथ, कपड़े भी नहीं दिए। हाँ जी, इधर आप पेपर वर्क कर रहे हैं, तीसरी हवेली लखा चल रही है टीम। लेकिन जब सराय आलमगीर हो गई, हवेली लखा और लाहौर से जी 3 टीमें हमारी थी। अच्छा, लेकिन मज़े की बात बताऊँ, जब थोड़ी सी वर्किंग हुई ना, तो हमने इन बिटवीन 2 टीमों को कहा कि आप वापस आ जाए, 2-3 दिन बाद चल जाए। इन्होंने आगे से हवेली लखा साहब ने कहा सर अब हमने नहीं आना, आप जो हमें वर्किंग बता रहे हैं ना पेपर की, हमने इधर ही रहना, कोई बात नहीं है। आपने पेपर की क्या वर्किंग कन्वे की उन दिनों? एस्टिमेटेड बता दें। जी सर, एस्टिमेटेड ये है कि उसमें हमें कंफर्म हो गया था कि बच्चा सराय आलमगीर गया है। ठीक हो गया सर। ओके। और सराय आलमगीर इनके असला उसला था इनके? हाँ जी, वेपन शैपन सारा क्रिमिनल डेरे पे रखा, बाकायदा फ़ोन कॉल्स करवाते थे वहाँ से, कॉल अपना उसकी दुबई और किसी में लेके ना कॉन्फ्रेंस कॉल करवाते रहे हैं। पैसों का मुतालबा सराय आलमगीर से होता रहा। सराय आलमगीर इन्होंने एक मिनी हेडक्वार्टर बनाया हुआ था अपना, जहाँ से कॉल्स आती थी ट्रांसफ़र होकर दुबई के नंबर से। वो मुद्दई को थ्रेट करते थे कि बच्चा मार देंगे, 10 करोड़ दें, 5 करोड़ दें। वो सारा इनका हेडक्वार्टर बना हुआ था सराय आलमगीर। जब लड़कों को शोर हो गया कि ये हम बेतुके नहीं बैठे हुए इधर, इनको हमने बीच में कहा भी आप आ जाए, एक दिन के लिए चले जाए। इन्होंने कहा जी हमने अब नहीं आना। तो हमें भी बड़ी एसपी साहब को बड़ी खुशी हुई, डीआई साहब को खुशी हुई कि यार ये काम चल रहा है। और दूसरा इसमें ये हुआ कि जो हवेली लखा पे बिठाना इसलिए ज़रूरी था कि इन बिटवीन अगर बच्चा बरामद कर लेते तो मेन अक्यूज़ तो टिप देने वाली महविश थी ना, तो महविश कहीं निकल ना जाए। तो वो आपने बेसिकली महविश के पैर लगाया हुआ था उधर महविश का, उधर सराय आलमगीर में के जो सराय आलमगीर के डेरे से ये कितनी दूर आपकी टीम रैकी पे मामूर थी? सर तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर। लेकिन रास्ता वही था और उसके अलावा दिन में 8 से 10 दफ़ा एक करके वहाँ जाते थे, घंटा ड्यूटी देते थे डेरे के इर्द गिर्द, फिर आ जाते थे, फिर दूसरा जाता था, वो 1.5-2 घंटे ड्यूटी देने के। डेरा हमने खाली नहीं छोड़ा उनका। लेकिन उधर डेरे पे कोई शक नहीं हुआ कि यहाँ रैकी हो रही? और नहीं सर, वो एक बंदा जाता था तरीके से भेज बदल के, कोई जाके कोई चीज़ रेडी वाले के पास बैठ गया, उसको पैसे दिए रेडी वाले को, यार तेरी कितने दी रेडी है। तो इन दो लोगों ने 20,000 फाड़, तेरी रेडी हफ्ते के लिए हमारी हो गई। तो इस तरह लड़कों ने काम किया था। उधर रेडियां लगा ली जाके? हाँ जी, वहां से बचा। वो बनी बनाई रेडी हमने ले ली ना, उधर से खरीद ली उस पे फिर तूने जो महीने में कमाना तो पकड़ना हमारे से, ये जो चीजें बिकी ये भी तेरे तो पैसे भी ले। अच्छा, अब फाइनल स्टेज कब आई है जहां आप सर्कल करके तो ऑपरेशन के लिए क्यों जा रहे हैं? मैं बताता हूँ। आप तो 1.5 तय कर 1.5 करोड़ तय कर रहे थे। इसमें ये था कि हमारा ये था कि हमारी एसओपी कि जब तक जो बंदा गवा होता है या बच्चा गवा होता है वो सही सलामत घर वापस नहीं आ जाता, हम एक्शन नहीं करते। एसओपी है, मेन प्रायोरिटी हमारी होती है जब बच्चा या बंदा गवा हो जाए। ठीक है, इसमें भी हमारा यही था। हमने ट्रेस कर लिए थे, मार्क कर लिए थे, बंदों की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी थी, लेकिन हम रेड नहीं करना चाह रहे थे। बच्चा आए ये तो पकड़ ही लेंगे। लेकिन एक कॉल इंटरसेप्ट हुई बीच में। किसकी कॉल थी वो? ये महविश को कॉल थी, शहबाज की। ठीक है, ये 10 करोड़ से शुरू हुए हैं, 1.5 करोड़ तक आए हैं। क्या कॉल था? असल कॉल कब शुरू हुई है? जब बच्चा बाजियाब होने 3 दिन पहले रात को 3:30 बजे उसने कॉल की है कि 3:30 में मैं पैसे लेने आऊँगा। आप लोगों को कॉल कर दी? यानी फैमिली को, मुद्दई को कॉल कर दी उसने। उसमें ये हुआ कॉल इंटरसेप्ट होगी, हमने किसी की रिक्वेस्ट की, उसका आगे इंटरसेप्शन लगवा दी कॉल पे। उसकी जब महविश को कॉल आई ना, उसने कहा मैंने पैसे लेके बच्चे को लेके तो हमने सिंध चले जाना और सिंध जाके बच्चा फिर भेज देना हमने। अच्छा, उनका प्लान था बच्चा वापस ही नहीं करना? नहीं सर, वापस कोई करने का प्लान नहीं था। उनका प्रोग्राम था इनसे जितने पैसे मिलते हैं लें,
क्योंकि वो मांग रहा था 5 करोड़, 1 करोड़ 51 लाख पे डन हो गई इनकी। तो उसका प्लान था कि जाके सिंध में उसने जो टाइम बाय किया हमसे, वो क्रिमिनल आदमी है, उसने मे भी सिंध में किसी से बात की होगी, जो इतना कॉन्फिडेंट कह रहा था मैविश को कि मेरी बात होगी सिंध में, बच्चा आप उनको देंगे तो हम निकल जाएंगे आगे। यानी कि 1.5 करोड़ इधर से लिया, उधर से भी पैसे लेगा और बच्चा भी नहीं देना। वो लम्हा जो है ना हमारे लिए बहुत तकलीफ देता। फिर क्या सोचा पुलिस ने? फिर हमने सोचा कि रेड कर दी जाए, लेकिन उसमें जो भी हमारी टीम बनी वो 50-50 उनकी थी। कोई कह रहे थे कर लें, कोई कह रहे ना करें। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा मुद्दई को, बहुत ही अल्लाह ताला ने उसको हौसला दिया, बहुत ही हौसला दिया। मुद्दई कैसे तैयार था कि आप लोग रेड करें? सर में तो 100% चांस होता है क्रॉस फायर। सर मैं आपको मुद्दई की एक बात बताऊँ, मुद्दई ने हमारी वर्किंग देखी हुई थी। क्यों? मुद्दई को जब हमने बताया कि भाई आपकी रियलिटी मैविश इन्वॉल्व है, और उसको सारे सबूत दिए हमने, इवन यहाँ से जाने के आने के एक एक लम्हा बताया, तो मुद्दई ने हमारी वर्किंग देखी, वो बिलीव करने लगे। हाँ भाई, अल्लाह की मेहरबानी होती ना। असल बात ही होती कि अल्लाह ताला ने जब काम सही करवाना होता ना आपसे, बच्चे को वापस लाना था, तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला होगा कि हमारे पे बिलीव करें। ये शायद आपके इन्वेस्टिगेशन का पोर्शन इतना पक्का था। सर मैं वही बताता हूँ ना, वो बिलीव होता क्या सब। उसने हमारी वर्किंग देखी ना, उसने देखा कि विदिन 7 डेज इन्होंने मुद्दई भी निकाल, अपना मेन अक्यूज भी निकाली, मैविश भी निकाली है, साथ वाले बंदे का नाम भी बता दिया, सराय आलमगीर भी पहुंच रहे। हमने सारी वर्किंग उसके आगे रखी थी। हमने उसे कहा भी अब ये स्टेज है, हमने जो कॉल इंटरसेप्ट किया उसमें वो कह रहा है कि मैं बच्चा भी नहीं दूंगा, पैसे भी लूंगा, बच्चा सिंध भेज दूंगा। ये कितनी टाइम की कॉल है? आपके पास रिकॉर्ड पड़ा होगा? ये 3-3.25 मिनट की कॉल है जस्ट। हाँ जी। उसमें ये क्लू है कि बच्चा सिंध जाना था। वो आपकी जान निकाल दी उस बात ने। हमारी भी जान निकल गई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुद्दई जो है ना, उसका बड़ा हौसला है। एक उसने बहुत बड़ी बात कर दी जो मेरी कह ले के जिस्म कांप गया। उसने कहा सर आप और एसपी साहब, आसम साहब, डीआईजी साहब, आपको पता है कि मज़े की बात बताऊँ, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की आप बिलीव नहीं करेंगे, डीआईजी साहब खुद सिविल कपड़ों में हमारे साथ आगे रैकी करने। एसपी साहब ने कहा सर हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। उन्होंने कहा नहीं यार मैं आऊँगा। डीआईजी लाहौर इन्वेस्टिगेशन, शायद वो अपने आप ना बताएं ये चीज़, डीआईजी लाहौर ट्रैक सूट पहन के रैकी करते हैं जाके, ये सब्जादार वाली साइड। तो ये सारी बातें मुद्दई को पता थी। डीआईजी साहब की रैकिंग का कोई फ़र्क भी पड़ा, कुछ आउटकम भी आया? सर आउटकम ये आया कि वो जब वो हमारे साथ थे तो हम वहाँ पे मशवरा भी करते थे ना, यानी कि सब्जादार जो हम, वैसे मोराल शायद आई हो जाता, मोराल ऑब्वियसली आई होता है। बहुत ऑफिसर खुद फील्ड में आ जाए, डीआईजी रैंक का बंदा सफेद कपड़ों में आके खुद रैकी कर रहा है, कांस्टेबल के साथ रैकी कर रहा है, तो वो मोराल ऑब्वियसली कांस्टेबल का आई हो जाता। जो हम तो 10 दिन से सोए नहीं थे, जो नींद का गलबा आता था, जब डीआई साहब आ गए तो ऑब्वियसली इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि जो अच्छा वो बात बीच में रह गई। अब ये जो अपना टाइम जब हो गया, तो मुद्दई ने जब देखा कि डीआईजी रैंक तक कर रहा है, तो उसने उसे एक लफ्ज़ कहा, उसमें मैं कहता हूँ कि जिस्म काम गया। उसने कहा कि सर मैं आपको वर्ड देता हूँ, मेरा अल्लाह की ज़ात के बाद पूरा बिलीव है, अगर खुदा ना खास्ता मेरा बच्चे को कुछ हो गया तो आप देखें मैं अपने बच्चे की, मैं मुंह से लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, बॉडी उठाऊँगा और मेरी आँख में खून एक आंसू नहीं होगा। इस बात ने हमें बड़ा इत्मीनान दिया, बहुत इत्मीनान दिया इस बात ने। और देखें ना, बच्चा भी चले जाना था, इस बात ने आपको फैसला लेने में आसानी दी बहुत सर, बहुत। मैं कह रहा हूँ कि इस फैसले के पीछे ये पावर थी, मुद्दई की पावर थी हमारे, उसके इत्मीनान की पावर थी। अभी भी आप उनसे मिलेंगे, ये आपने पूछना कि आपने ये बात की थी कि नहीं की थी। उन्होंने कहा था जी मैं खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला ना ऐसा मौका लाता कि मैं बॉडी उठाऊंगा, मेरी आँख में एक आंसू नहीं होगा। तो ये आपने इन्वेस्टिगेशन से पता किया, सारे लोग आपको बहुत सारे तहवील में भी हैं कि ये बच्चे को किसी जगह को मारने का इनका प्लान भी बन गया था सर। ये चाहते थे मार दें या बचने के लिए सर पैनिक होके? इनका तो सरे-दस्त तो आगे बेचने का प्रोग्राम था ना। जब वो इनके गिर्द घेरा तंग होता तो इन्होंने मार देना था क्योंकि शनाख्त ना हो। लेकिन हमने तो ऑलरेडी शनाख्त कर ली हुई थी सबकी, उनको तो नहीं पता था हमने शनाख्त कर ली हुई है, उनको तो वहमो गुमान में भी नहीं था हम शनाख्त कर ली हुई। हम तो सिर्फ बच्चे की सेफ्टी के लिए खामोश बैठे। शहबाज की फैमिली, महविश की फैमिली, उनकी ख़ानदान सारे इधर थे, आप लोग उन तक भी पहुँचे, उनसे भी बात हुई, कोई ऐसा डिस्कस भी हुआ? सर एक्चुअली जो है ना, लाहौर में ये महविश की फैमिली लाहौर में रहती है, इधर दाता दरबार वाली साइड पे, रावी रोड वाली साइड पे। ये बेसिकली इसका जो एक तो सराय आलमगीर था हेडक्वार्टर, एक लाहौर था। इसने महविश के जो यहाँ पेरेंट्स रहते थे उसी घर में एक कमरा लिया हुआ था, जहाँ से वेपन वगैरह भी रिकवर हुए, मंशियात भी रिकवर हुई, तो ऑन बोर्ड थे सारे ये। तो ये इसका मतलब अब कौन सी स्टेज आती है जहाँ मुलजिमान ब्रेक हो गए, शटर हो गए हैं और आपका पलड़ा हैवी हो गया? वो स्टेज क्या थी, वो पॉइंट कौन सा? स्टेज तो ये तो सीधी सी बात है, अल्लाह पाक ने करम किया, ठीक है। हमने एक डिसीजन लिया
हमने उस पर इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और बड़ा ही मुश्किल डिसीजन था कि अब रेड कर देनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि हमें, अल्लाह की बेहतरी होती है हर काम में, 5 से 7 मिनट का फ़र्क पड़ा है जिस घर में हमने रेड किया है। शहबाज ने उधर आना था, लेकिन हमारी मेन प्रायोरिटी शहबाज नहीं रहा था उस वक्त। अच्छा, बच्चा था शहबाज, तो फलाना या टमकाना हो तो फिर भी पकड़ा जाएगा। अगर हम कहते कि जी हमने शहबाज के साथ ही पकड़ना उसे, यानी कि हम वेट कर लेते कि हमें इस पता नहीं था कि शहबाज अंदर है कि नहीं, हमें नहीं अंदाज़ा था शहबाज, लेकिन जहाँ बच्चे का पता चल गया हमने रेड कर दी, बच्चा रिकवर करा। अगर शहबाज वहाँ पे होता तो ओबियसली जब वेपन निकले हैं, क्लाशनकोव्स निकली हैं, तो फायरिंग हो जानी थी। लेकिन हमने वो भी बड़े एहतियात से रेड किया। तो वो तरीकाकार होता, आपको पता ही, अंदर डिवाइसेस वगैरह भेजने तरीके से कि अंदर वो है कि नहीं, वो आईसीज वगैरह सारा चेक किया। तो मेन प्रायोरिटी हमारी बच्चा था। 2 मुलज़म हमने पकड़ लिए, तो इंशाल्लाह ये शहबाज भी जल्द कैफे किरदार तक पहुँचे। अब ये जितने किरदार हैं, आप समझते हैं इनमें कुछ सहूलतकार हैं, कुछ डायरेक्टली मुलविस हैं, और कल सहूलतकारों का मैं इंटरव्यू कर रहा था तो वो मरकजी किरदारों से बढ़कर फैसिलिटेटर थे। अब देखें ना, वो शहबाज को मेरा ख्याल है अगर ये फैसिलिटेट ना करते इस हद तक, वो पकड़ा जाता, दुबई से कॉल आ रही है तो पकड़ा जाता, दुबई से कॉल आ रही है, तो वो इतना हिम्मत ही ना करता। अब हम तो इंशाल्लाह ताला जहाँ दुबई से भी कॉल कर आती थी, वहाँ ये वाक़या क्या हुआ था कि शहबाज को अपने डायरेक्ट नंबर से अरीज़ के वालिद को, अहमद यार भट्टू को डायरेक्ट कॉल करना पड़ गई, ऐसा क्या वाक़या हुआ था? ये तो ऑलरेडी डायरेक्ट कॉल्स कर रहा था ना तबान के लिए। अच्छा, वो समझ गया, कॉन्फ्रेंस कॉल के बगैर। वो ये हुआ कि जब इसको पता चल गया कि हम इसके घर वालों तक पहुंच गए हैं। अच्छा, उसको क्या थ्रेट था? यानी उसको ये शहबाज को क्या थ्रेट था जिस पे वो निगोशिएट पे आ गया? शहबाज को ये थ्रेट था कि मेरे अब घर वालों को पकड़ लेंगे, या ये कर लेंगे या वो कर लेंगे। इसकी वजह से वो फिर निगोशिएशन पे आए। तो अभी आप, लेकिन हम उसको बिलीव फिर भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि हर दफ़ा नई डिमांड कर रहा था। डिमांड चेंज करता है, और दफ़ा डिमांड चेंज कर रहा था, अब ये कर दें, अब ये कर दें, ये कर दें। इसलिए हम तो उस पर बिलीव करने को तैयार नहीं थे। इसलिए तो आपको कह रहा हूँ, हमने एक हार्ड डिसीजन लेके मर्जी से फिर रेड किया। मुझे अफसर एक बता रहे थे, उन्होंने कहा नाम ना मेरा लीजिएगा, वो बता रहे थे कि उसने एक जगह ये भी कहा कि आप हकमैर की रकम महविश को दें, ज़ेवरात दें, सही कह रहे हैं, और इसे मेरी दुल्हन बनाने में मेरी मावनत करें। और मुझे ये भी ठीक बात, उन्होंने हमें बराती बनाने की भी कोशिश की लेकिन अल्लाह के करम से हमने बराती बनाएंगे उसे इंशाल्लाह ताला। अब आप शहबाज के कितने क्लोज हैं उसे पकड़ने के हवाले से? सर इंशाल्लाह पकड़ेंगे। आपको जी मेन टीम से मिलवाया है, जिनकी वजह से ये सारा मामला जो है वो ना सिर्फ मंतकी अंजाम तक पहुंचा, बल्कि पुलिस के एंड पर, इन्वेस्टिगेशन के एंड पर बहुत बड़ी फ़तह जो है वो नसीब हुई। और ये फ़तह बेसिकली माशरे की फ़तह भी है, ये सब लोगों की फ़तह भी है। उसकी वजह ये है कि ऐसी रीत का सेट हो जाना कि आपके बच्चे महफूज ना हों और उसका वाली वारस कोई ना हो, ये फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बच्चा अगवा होना, उसके बाद 17 दिन तकलीफ़ें काटना और बेशुमार अप एंड डाउन देखना, इसमें इंतहाई ज़रूरी है कि उस बाप से पूछा जाए कि उन्होंने इस सारे वाक़े में अपने नर्व्स को कैसे संभाले रखा, अपने जज्बात काबू में कैसे रखे, और बेख्तियारी में जब वो रो पड़ते थे, आंसू आ जाते थे, तो क्या करते थे फिर, और उन्हें यकीन कैसे था, जो सबसे बड़ी बात है कि यकीन कैसे था कि ये पुलिस कामयाब हो जाएगी। क्या एविडेंस पुलिस इन्हें दिखाती थी, क्या क्लूज़ दिखाती थी कि इन्हें पता चल जाता था कि ये हम बड़े क्लोज पहुंच गए हैं। और जब इन्हें ये पता चला कि फैमिली के अंदर से इनपुट जा रही है और ये कोई टारगेट, ये कोई ब्लाइंड वाक़या नहीं है, टारगेट वाक़या है, अगवा हुआ है, अगवा बराए तावान का वाक़या हुआ, तो ये टारगेटेड है। अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि घर के बाहर हम खड़े थे और घर के बाहर से बिल्कुल सामने पार्क बना हुआ है, वहाँ से बच्चे को उठा के ले जाना दिन दहाड़े। तो अहमद यार भट्टू साहब अरीज़ के वालिद हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भट्टू साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये 17 दिन आपके जिन उतार चढ़ाव में गुजरे, जो आप सोचते रहे, इन्वेस्टिगेशन के एंड पे क्या क्या चलता रहा, क्या क्या चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं मीडिया के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं
उस इज़्ज़तों वाली अज़मतों वाली ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मेरे लख्त जिगर को मुझसे मिलवाया और दुनिया में जो मेरे लिए एक वसीला बना वो पंजाब पुलिस की सूरत में, पंजाब इंतज़ामिया की सूरत में। अल्लाह ने मुझे मेरे ईमान में, मेरे यकीन में 100% ये बात थी। मैं डे फर्स्ट से ही मुझे एक दिन भी ये फील नहीं हुआ कि अरेज मेरे पास नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि भी मेरा उस अल्लाह से ईमान था। क्योंकि 5 साल पहले अरेज मेरे पास नहीं था तो मैं उस वक्त भी अल्लाह पे शाकिर था। 5 साल बाद अगर उसने दिया तो मैं फिर भी शाकिर था। जब उसने ले लिया, जब मुझे घर से ये कॉल आई और फिर मैंने वीडियो देखी तो मेरे, ठीक है बीइंग ए बाप चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा ये अल्लाह पे पुख्ता ईमान था कि मेरे दिल से जो पहली बात निकली है ना, तो ये नहीं निकली कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा कर, मालिक मैं तेरी रज़ा पे राज़ी, तूने दिया था तूने ले लिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं डे फर्स्ट से इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ मैंने ये 17 दिन का सफ़र तय किया और अल्लाह पाक ने मुझे हमेशा इस्तकामत से नवाजा है। एक लम्हे के लिए भी मुझे ये, मेरे अंदर ये बेयकीनी नहीं आई कि मेरा बच्चा मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे उस ज़ात पे पूरा भरोसा था। जब आपको पता चला कि अपनी फैमिली में से कुछ लोग इसमें हैं और इस सारी ग्रेट गेम को चला रहे हैं, आपके अंदर से रिपोर्टिंग हो रही है, पुलिस को इतला, आप अगर पुलिस के साथ राब्ते में हैं तो ये भी पता चल रहा है उधर, तो यह शुभ था स्टार्ट में? पहला रिस्पांस आपको जब पता चला तो क्या रिस्पांस था? कि आपको लगा कि रैंडम कोई उठा के ले गया या आपको पता था कि कोई नहीं, प्लान साजिश हो गई? जब मैंने वो चूँकि मैं गुजरांवाला साइड पे था, मुझे जब घर से वीडियो गई तो मुझे ये श्योर हो गया कि ये रैंडम नहीं है, ये टारगेटेड है। और फिर मैंने अपनी चूँकि पूरी प्रोफाइल ज़िंदगी की सर्च की कि आया मेरी ज़बान से किसी को ज़िंदगी में परेशानी तो नहीं हुई, मेरे हाथ से किसी को परेशानी तो नहीं हुई, क्योंकि मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है ज़िंदगी में। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहद अच्छा अल्लाह ने मुझे रिकॉर्ड दिया ज़िंदगी में। तो मेरा इस बात का यकीन था कि ये मतलब मेरा दुश्मनी किसी वजह से है नहीं, तो यकीनन ये मतलब रैंसम का ही इशू मुझे लग रहा था। तो मेरे लिए, मैं इस बात पे मुझे कभी ईमान यकीन था। और फिर साथ साथ जैसे मतलब पहले 2-4 दिन हमें इस पे वर्क करने पे लगे हैं, इदारों ने दिन रात मेहनत की है, मतलब टोटल तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 9 एजेंसीज इसमें काम कर रही थी जो मेरी नोटिस में था। तो उन लोगों की दिन रात मेहनत, उन लोगों की देखे ना, चले मैं तो बाप था, मेरे तो जज्बात होंगे, मेरी बेबसी भी होगी, तो यार मैंने उन लोगों में देखा जो इस पे काम कर रहे थे कि उनके अंदर दर्द था, उस बच्चे के लिए तड़प थी। तो ये जब अल्लाह की मेहरबानी होती है तो अल्लाह पाक लोगों के दिल मोड़ देता है। क्योंकि कल वो जब बाजियाब हुए तो पुलिस के एएसआई और दीगर लोग और ऑफिसर सारे रो रहे थे। जी सर, आपकी आंखों यही वजह थी ना, यही मेरे ईमान को मजीद पुख्तगी देती थी। बाकी आपने पूछा है कि भी मुझे शक था या नहीं, मुझे कोई शक नहीं था। बल्कि जब मुझे मतलब एजेंसीज की तरफ से ये कन्वे किया गया था तो फिर भी मुझे एक शौक थी कि ये नहीं हो सकता। मैंने फिर उन अथॉरिटीज़ से ये बात फिर रिकन्सर्न किया कि कितने दिन बाद आपको रब्ता हुआ पहला, और आप कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपको यकीन था कॉल आ जाएगी? हाँ, मुझे यकीन था कि कॉल आ जाएगी। और 5:30 13 तारीख को बच्चा किडनैप हुआ था। सुबह मुझे 12:41-42 पे कॉल आ गई। क्या कॉल थी पहली कॉल? पहली कॉल उन्होंने की है कि भी फलां बोल रहे हो? मैं कहा जी मैं बोल रहा। तो आपका सामान हमारे पास है, 10 खोखों का बंदोबस्त करो। मैंने कहा यार सामान की भी समझ तो मुझे आ रही थी, तो मैंने कहा यार ये 10 खोखे क्या होते हैं, क्योंकि मैंने ये टर्म पहली दफ़ा सुनी थी, मुझे इस टर्म का नहीं अंदाजा था। आपने एक्सप्लेनेशन उनसे मांगी कि ये 10 खोखे क्या होते हैं, वजाहत कर दें। तो उन्होंने कहा 10 करोड़। तो फिर मैंने उनसे कहा कि यार फिर आपने ना इसको आप मिस टारगेट हुए हैं, मेरी ये प्रोफाइल नहीं है, मैं ये अफोर्ड नहीं करता। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपका मैटर है, ये मेरा नहीं है। बैंक लूटें, बच्चे बेचें, किसी से उधार मांगें, घर बेचें,
प्रॉपर्टी बेचें। ये कितनी देर की कॉल थी? ये पहली कॉल मेरा ख्याल है 3-3.5 मिनट की। और ये कॉल आप रिकॉर्ड कर रहे थे? हाँ, सब डाटा सब मैं सेव कर रहा था, क्योंकि अब आपको पता था, एक दिन से आप तैयारी करके बैठे थे? तैयारी करके नहीं, वैसे भी मैं चूँकि मतलब बीइंग थोड़ा सा बिजनेस मेरा इस हवाले से है कि मुझे चीज़ें इकट्ठी रखनी पड़ती हैं, कहीं भी काम आती हैं, इसलिए मेरा चूँकि वो सिलसिला ही मेरा सेटअप। तो उन्होंने कहा कि बैंक लूटें, जो मर्जी कर। फिर मैंने उनसे मतलब उन्होंने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया। ठीक है, मैं इस पर वर्किंग करता हूँ, लेकिन ये मेरी कैपेसिटी नहीं है। अब आपको कौन सी कॉल आई जिससे आपको ये पता चल गया कि अपनी फैमिली का कोई बंदा मुलविस है? नहीं, वो इंडिकेशंस तो आ रही थी दूसरी कॉल से, मुझे ये श्योर हो गया था कि भी मेरा क्लोज सर्कल है। कैसे? वो चूँकि उन्होंने मुझे कुछ ऐसे, जब दूसरी कॉल आई तो उन्होंने कहा कि आपने गाड़ी ली है, वो सेल आउट करें। तो मैंने वो गाड़ी एक्चुअली ली नहीं थी, मेरे फादर इन लॉ ने ली थी। तो कितनी मालियत की गाड़ी? वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब थी। तो वो उसमें चूँकि वो थोड़े से कम पड़े हैं, वो मैं उनके साथ किया, मैंने वो ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ बनवा के, क्योंकि फिर जिस नंबर से मुझे कॉल आई ना, वो मेरा वेरी पर्सनल नंबर था, तो इसलिए वो वो मैंने जब उसको चेक किया तो वो मेरे साल में टोटल 20 लोगों को मेरी उनसे कम्युनिकेशन थी। वो मेरी एक आध मेरे बिजनेस के रेलिवेंट थी, 2 लोग थे, बाकी मेरे फैमिली के अंदर था। तो उस वक्त वो जो कॉल थी वो मेरे लिए शॉकिंग थी कि जब उस नंबर पे कॉल आई तो मुझे श्योर हो गया कि मेरा बहुत करोड़ सर्कल है। तो महविश के पास वो नंबर होना चाहिए था? हाँ, नहीं होना नहीं चाहिए था। वो कैसे क्या होगा? वो चूँकि मेरे बच्चों का मोबाइल में मेरा यही नंबर फीड था, मेरा पर्सनल वाला, दूसरा ऑफिशियल नहीं था। मेरा जब भी घर पे रब्ता होता था तो उस नंबर से ही होता था। तो उस नंबर से, मेरे बच्चों के नंबर से उन्होंने वो नंबर निकाला है, क्योंकि हम ईद पे इकट्ठे हुए थे उधर गाँव। तो महविश भी साथ थी? हाँ, साथ थे। तो वहीं से उसने नंबर ट्रैक कर लिया। तो ये कितने दिन पहले इन लोगों ने प्लान किया हुआ था? ये मेरा अंदाज़ा है ये ईद से 15 दिन पहले इन्होंने प्लान किया। जो मेरी अब वो चूँकि इतलात जो आ रही हैं, ये चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। ईद पे तकरीबन ये, हाँ, ईद से पहले 15 रोज़े के करीब ये इस चक्कर में पड़ गए थे। और फिर जब हम ईद पे छुट्टी को हमने ईद गाँव में किया, तो फिर जब हम वापस आ रहे थे तो उन्होंने फिर भी चेक किया कि अभी आप गाँव हो या चले गए हो, स्कूल लगे हैं, बच्चे को नहीं लगे हैं। मतलब ये वो अब कुछ वो चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो हमें उससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो उससे मकासद ये थे। ईद के बाद महविश फैमिली की तरफ से, महविश की तरफ से क्या ऐसी अनहोनी होती रही जो अब आपको रिकॉल होती है तो आप कहते हैं कि ये मसला उसका था? मतलब चूँकि हम ईद पे इकट्ठे हुए थे, तो ईद के बाद जब स्कूलिंग होनी थी तो हमने गाँव से इधर आना था, उसका वो वेरिफिकेशन करना कि आप इधर हो या चले गए हो मेरे घर से। अगर आप घर पे हो तो मैंने आना था। तो ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है कि मुझे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हम जब भी आते हैं कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो फिर आगे फिर वो जब मतलब उसकी कम्युनिकेशन थोड़ी रही है, क्योंकि वो इंसिडेंट वाले दिन भी इधर पहुंच गए थे, वो इधर बहुत ज़्यादा रोए, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा मतलब सिंपथी भी मेंशन करने की कोशिश की। और फिर वापस चले गए उधर जाके, वो खैरायत का, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को ये चीज़ें ये रियलाइज़ करवाने के लिए ये कि ये उनको बहुत दुख है, ये बहुत परेशान है। फिर वो इस तरह की बातें, जब मैंने वो गाड़ी उधर से मंगवा ली कि भाई गाड़ी आप भेज दें, तो फिर उनका ये कहना कि भाई वो मेरे फादर इन लॉ से ये सवाल करना कि ये नहीं पे कर सकता, और इन्होंने आप हमारी गाड़ी मंगवा ली है। तो मेरे फादर इन लॉ ने यकीनन कहा कि नहीं करता होगा तो मंगवाइए, बच्चों से ज़्यादा कोई चीज़ और होती है तो कोई इशू नहीं है। मैं और भी मेरा सब कुछ उसके लिए, उस बच्चे के लिए। तो उससे फिर वो चूँकि उसको ये ब्रेनिंग हो रही थी, वो आगे कम्युनिकेशन हो रही थी। आपको डिटेक्ट किस लम्हे हो गया था कि, या आपको एग्जैक्ट पता किस दिन चल गया था? 13 को ये इंसिडेंट होता है, 13 से कितने दिन आपको लगे कि जिसमें आपको पता चल गया कि महविश ही है जो गाइड कर रही है मुलजमान को और उनकी मर्जी? नहीं, मुझे कोई आइडिया इससे नहीं हुआ, इससे आइडिया नहीं, ये क्लोज सर्कल का हो गया था। फिर आपने अपने तौर पे जो लोग सर्कल किए थे उनमें महविश नहीं थी। आप गलत लोग सर्कल? नहीं, मैंने किसी को सर्कल किया ही नहीं। पहली बात, डे फर्स्ट से मेरी फैमिली के मेंबर्स कुछ ने मुझे मतलब शायद यकीनन कहा होगा कि फलां है, लेकिन मैंने किसी बंदे को भी सर्कल नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक मेरे साथ जुल्म हो गया है।
तो मैं अगर किसी बच्चे को, किसी के इंसान को भी टारगेट करवाता हूँ, मैं मेंशन करता हूँ, उसको इदारे उठाएं, उसको तशद्दुद करें, तो वो भी यार किसी का बच्चा है ना। तो मैं नहीं चाहता था ये, मैंने किसी को सर पॉइंट आउट नहीं किया, किसी को सर्कल नहीं। तो ये आपके साथ डायरेक्टली फ़ोन पे राब्ते में शहबाज था? नहीं सर, शहबाज पास बैठ के ब्रीफिंग उनको देता था। वो कॉलर्स राय आलमगीर के थे, अकरम सजाद, अकरम सजाद थे, अवैस भी था। अवैस और ये दोनों पास होके उनको ब्रीफिंग देते थे जो पीछे से उनको मिलती थी। और अकरम का भतीजा दुबई वाला? हाँ, अकरम का भतीजा दुबई वाला है, वो कॉल करता था। वो ज़रा उसकी जो टंग थी, लैंग्वेज थी, वो भी कदर नरम होती थी। लेकिन ये जो थे, ये जब ये कॉल आती थी तो मेरा मतलब 12-14 मिनट की कॉल होती थी। और जैसे मतलब अगर आपने ये एक तसव्वुर कर लें कि जैसे एक बंदा जब उसकी जान निकलती है तो वो जिस कर्ब से गुजरता है, जब वो रिंग आती, वो एक जब रिंग आती थी एक मखसूस नंबर पे आती थी, और मुझे वो हर लम्हे मेरे दिमाग, मेरे कानों में वो रिंग गूंजती थी। और वो मुझे जो थ्रेटिंग कॉल होती थी कि मैं अब पार्सल भेज रहा हूँ, मैं अब आँख भेजूँगा, अब मैं हाथ भेजूँगा, अब मैं आपको पाँव भेजूँगा, अब मैं उसका सर भेजूँगा, वो मतलब इससे ज़्यादा वो मैं नहीं, आपको मेरे पास अल्फाज नहीं है ये सारी चीज़ें आपको। आप किस लम्हे ये तय कर बैठे थे कि इनको 1 टका नहीं देना और हमने इनको पकड़ना है हर सूरत? ये असल में मेरे अंकल हैं मियाँ मोइन भट्टू साहब, मेरे भाई मियाँ नूरुल अमीन भट्टू साहब, मेरे भाई बख्तियार साहब, ये हमने जब जिस रात ये डिसाइड हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ, तो उसी रात हमने 3 बजे बैठ के ये डिसाइड कर दिया था कि हमने अल्लाह की मदद से बच्चे को रिकवर करवाना है, और एक सिंगल पैनी भी इस इवज़ नहीं तय करनी, क्योंकि हम नहीं चाहते हम अपना बच्चे को रिस्क में दे देंगे कि मुआशरे में ये रीट्रेंड हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से ख़त्म हो चुका था रैंसम वाला मामला। तो हम नहीं चाहते कि ये मुआशरे में दोबारा परवान चढ़े कि ये कोई बात नहीं है कि किसी का भी बच्चा उठाए, बच्चे को ढाल बना के उससे वालिदैन को जो मर्ज़ी मनवा ले। ये मेरे अंकल मियाँ मोइन भट्टू साहब और भाई नूरुल अमीन साहब, भाई बख्तियार साहब, ये हमारा फाइनली डिसीजन था। और हम ये ज़हनी तौर पे तैयार थे कि हमें जो भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वैसे औलाद से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती, हमेशा बंदा सारी ज़िंदगी औलाद पे खर्च करता है, औलाद के लिए कमाता है, उसके मेडिसन पे, तालीम पे, उसकी शादी पे, उसके घर पे, औलाद पे दिल खोल के खर्च करता है। मकसद को पैसा मतलब सिक्योर करना नहीं था, मकसद इन अनासर की हौसला शिकनी थी, जो वो मेरे अंकल ने जो मुझे डायरेक्शंस दी। हम डे फर्स्ट से हमारा ये रात 3 बजे हमने ये डिसाइड कर दिया। तो ये डिसाइड करते हुए तो बहुत बड़ा इसमें रिस्क इन्वॉल्व था, चूँकि आपका बेटा जो आपकी जान थी और जिसकी वजह से आप सांस लेते हैं वो उधर थे। नहीं यकीन, लेकिन मैंने आपको ये पहले बात की है कि मेरे अंदर ये जो सबसे पहला यकीन था ना कि मैं उस रब का बंदा हूँ जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में महफूज रखा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से, जिसने हज़रत नूह को कश्ती में महफूज रखा। तो मैं तो उस रब का बंदा हूँ ना, मैं तो उस रब से तालिब था। जो रब अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरे लिए क्यों बुरा होगा? ठीक हो गया, ये मेरे अंदर यकीन है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब शहबाज लोग, महविश लोग और ये पूरा गैंग जी सर कहाँ ब्रेक हुआ, जहाँ लगा आपको कि अब ये ब्रेक होना शुरू हो गया है, या आप लोगों की फतह करीब हो गई है, या आप लोग इन्हें सर्कल कर बैठे हैं कि क्लोज? सर्कल चूँकि इदारों ने किया है, और इसमें स्पेशली आईटी, और इसमें चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का, आईजी पंजाब, CCPO लाहौर, उनकी टोटल फोर्सेस, स्पेशली CIA और बिलखसूस आई वज़ीर आला कंसर्निंग रहे इस मामले? जी बिल्कुल कंसर्निंग रहे हैं। आपसे रब्ता हुआ? जी मेरे साथ उनका रब्ता है, मेरे भाई मियाँ नूरुल अमीन भट्टू साहब, उनसे उन्होंने मतलब ऑन बोर्ड सारी चीज़ें ली हैं और मुसलसल उसको वॉच भी करते रहे हैं, लेते भी रहे हैं, उसके मुतल्लिक़ रिपोर्ट्स भी लेते रहे हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें चूँकि SOPs के तहत हमने किसी जगह मेंशन नहीं की, कोई मुनासिब भी नहीं था, ना हमने सोशल मीडिया का सहारा लेने की कोशिश की थी, वो भी सिंपथी के तहत जो स्कूल से ही सर्कल हुआ था, मदर्स ग्रुप से, उधर से वो बच्चे की पिक्स आप देखी होगी, जितनी भी पिक्स थी वो उसको स्टार वाली यूनिफॉर्म की थी। तो मैं बाप हूँ, मेरे पास तो हज़ारों तस्वीरें थी, अगर कोई और तस्वीर वायरल होती तो यकीनन मेरे पास से भी होती, क्योंकि हम इसको मीडिया में, और मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों को मैंने बतौर एक मजबूर बाप की रिक्वेस्ट की कि इसको हाईलाइट ना करें, काफ़ी हद तक उन्होंने, लेकिन फिर भी चूँकि
वायरल होगी, इससे हम चाहते थे कि यह हमारा बच्चे को नुकसान हो जाए। लेकिन इंतज़ामिया के हवाले साहब, CM साहब के हवाले से, क्योंकि मियां मोइन भट्टो साहब मेरे अंकल हैं, वो सिटिंग MNA, मेरे भाई बड़े भाई नूरुल अमीन भट्टो साहब वो सिटिंग MP हैं, तो वो मतलब हमने उनसे भी नहीं ली। ये अरीज जो हैं एग्जैक्टली MNA साहब मोइन भट्टो साहब के क्या लगते हैं ये एग्जैक्टली? पोते ही बनते हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा धचका नहीं था कि MNA सिटिंग MNA का पोता अगवा हो गया और MPA जो हैं उनके क्या लगे? वो तो भाई हैं उनके भी पोते लगे, भतीजे लगे। तो ये बहुत बड़ा धचका था पूरी हिरार्की के लिए। कितना हाई प्रोफाइल बंदा उसका नहीं, लेकिन देखिए सर, जब भी किसी बंदे के अंदर लालच आता है ना, तो फिर लालच पे कोई चीज़ भी नहीं रहती। इंसान वो चूँकि इंसान होगा तो वो इंसानियत के सोचेगा, वो हैवानियत में चला जाता है, उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो इस दौरान पुलिस ने कब आपको बताया कि महविश है? हाँ, महविश है ये जो एक कर बड़ी रही सारा? मतलब सीक्रेट मीटिंग थी, उसमें उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कितने दिन गुजर चुके थे? तकरीबन 13 से आप शुरू हुए हैं? 4-5 दिन तक उन्होंने मुझे कन्वे कर दिया था। 3-4 दिन में बता दिया था कि ये पिक्चर है। 4 दिन में इदारे स्टेज पे पहुंच चुके थे कि इन्फॉर्मर, किडनैपर, फैसिलिटेटर, बच्चा किधर है, ये सारी चीज़ें हमारी ऑन बोर्ड थी, और फील्डिंग्स वगैरह भी सारी चीज़ें पता चल चुका था सराय आलमगीर है? जी सर, ये कंफर्म उधर भी लोग पहुंच चुके थे? जी, ये सारी चीज़ें आ चुकी थी, लेकिन चूँकि वो SOPs के तहत जो एजेंसीज मुनासिब समझ। पुलिस के कुछ अफसरान हमें बता रहे थे कि एक वक्त ये भी आ गया कि शहबाज डायरेक्ट नंबर से आपके साथ राब्ते में आ गए। हाँ, लास्ट टाइम ये वाकया क्या हुआ था? ऐसा क्यों उन्हें करना पड़ा? वो उसमें कुछ चीज़ें इस तरह से आ गई कि भी हम चूँकि जिस पॉलिसी पे चल रहे थे, वो ज़रा उसमें 1-2 छोटे इश्यूज़ आ गए, तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इदारों पे मुकम्मल एतमाद किया। किसी एक लम्हे के लिए भी हमने इदारों के लिए ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। हमने 100% इस यकीन और ईमान के साथ कि उन्होंने जो भी किया गुड फेथ में किया, और हम हर नतीजे के लिए तैयार हैं अपने आप को किए। तो बाकी मतलब वो चूँकि थोड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद फिर उनकी चूँकि इदारे इन एक्शन थे, उनकी फैमिलीज़ भी हम पुलिस के पास थी, तो फिर वो इस स्टेज पे उसको आना पड़ गया। मुल्ज़िमान से कल हम बात कर रहे थे। कल की टॉक में उनका क्या कहना था, जो कन्फेशंस वो हमारे कैमरे पे कर रहे थे, प्रोग्राम तमाशा के फोरम पे कर रहे थे, लाहौर TV के फोरम पे कर रहे थे, वो ज़रा देखिए वो क्या कह रहे थे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम। अकरम जी जी। आपका क्या काम था इस सारे सिनेरियो में? सर मैं सराय आलमगीर मेट्रो सिटी में उधर काम करता था। ये शहबाज जो है ना, ये उसके साथ था अवैस लड़का। इन्होंने ये लड़का जो बच्चा था ना, ये अगवा किया था इधर अपने, इनकी ये रिश्तेदारी है, इधर से अगवा किया था। पहले इन्होंने घर में रखा था, तो फिर ये उधर लेके गए सराय आलमगीर। फिर उधर जब ये लेके गए, इन्होंने बताया कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये मेरे भाई का बेटा है, ये मुझे पैसे नहीं देते, हिस्सा नहीं देते जायदाद से, तो ये इसलिए ये बच्चे को लेके आए हूँ, तो आप मेरी हेल्प करें, आप हमारी हेल्प करें, तो हम अपनी जायदाद से अपना उनसे हिस्सा लेना चाहते हैं। फिर उन्होंने डिमांड की 10 करोड़ की। फिर ऐसा 5 पे आ गए। जो बच्चे का बाप था वो पहले उनको 17 लाख कह रहा था ले लो, फिर वो कह रहा था मेरे पास यही है, फिर वो 35 लाख पे आया, फिर 1.5 करोड़ पे ना आ गई उनकी बात। तो जो महविश थी ना, वो एक मिनट की घर की उधर से रिपोर्ट देती थी अपने, वो जो शहबाज है ना, वो कहता था ये मेरी बीवी है, तो वो एक मिनट की रिपोर्ट देती थी उसको कि ये इतने पैसों का रेंज हो गया, ये कर रहे हैं, हर एक मालूमात वो देती थी। तो फिर जब ये इनकी डील नहीं हो सकी, तो फिर ये 2-3 दिन पहले ये आप शहबाज जो है ना, वो इधर आया मिलने, तो पुलिस को उधर पुलिस ने रेड किया। तो हम बच्चा हमारे पास उधर लेके ये गया था
1 हफ्ता उधर रहा है। तो फिर जब पुलिस ने हमें पकड़ा तो वो फ़रार हो गए बच्चे को लेके। तो आपका इस सारे सिनेरियो में जो किरदार रहा, आपने फैसिलिटेट किया, उन्हें हेल्प करते रहे। आपको उसने पहले बताया था कि बच्चा अगवा करके मैं ला रहा हूँ? नहीं, पहले नहीं था बताया। उसने जब अगवा, ये इन्होंने मियाँ बीवी ने किया ना, अगवा किया, इनका फैमिली का था ना, ये रिश्तेदार थे। इन्होंने अगवा करके पहले अपने घर में रखा है 4-5 दिन, फिर उधर से यक अचानक लेके आ गए ना। तो फिर उन्होंने कहा हमारी आप हेल्प तो करें। फ़ोन तो आप करते रहे? उधर जब वो आ गए ना वो, तो वो कह रहे थे हमारा फैमिली मैटर है, इसमें पुलिस का कोई मामला नहीं है, तो आप हेल्प करें, हमारी फ़ोन करें। आप इतने मासूम हैं कि आपको कोई भी कहानी कोई सुनाएगा, बच्चा उधर होगा, तो आप मान लेंगे कि वो फैमिली मैटर है? बस ये जब पता चला ना, जब कॉल किया तो पता हमारे अंदर भी लालच आ गया। तावान की, हाँ, अब आप ठीक बात करना शुरू हुए हैं। तावान की रकम तो मांगने के लिए फ़ोन आप करते रहे? जी सारे करते रहे हैं। शहबाज जो कहता था, आपने कितनी, आपने ज़ाती तौर पे कितनी कॉलें की? 3-4 कॉलें मैंने की। क्या बात होती थी, किससे बात होती थी? वो जो बच्चा है ना, उसके बाप से होती थी कॉल। वो जो पैसों का लेन देन, ये शहबाज जिस तरह कहता था ना कि इस तरह बात करो, हम उस तरह करते हैं। पैसे कितने मिनट आपकी अंदाज़न बात हुई? 3 कॉलें आप बता रहे हैं ना, जो आपने अगवा होने वाले बच्चे के वालिद को की, 4 कॉल्स तकरीबन आपके मुताबिक। कितने मिनट की कॉलें थी और बात क्या होती थी? ये 2-2 मिनट की कॉल होती थी, जिसमें आप बताते थे कि बच्चा आपका मार दूंगा। नहीं, ये कह रहे थे कि पैसे दें और अपना बच्चा ले लें। आप कहते थे? जी। किस लहजे में बात करते थे वो? पूरा मुझे समझाए ना। वो इस तरह ही बात करते थे, उनको कहते थे आप कि बड़ा खौफनाक लहजा निकाल के एक बाप को डराते थे कि उसके बच्चे को मैं कत्ल कर दूंगा, पैसे पहुँचाए। इसी तरह ही होगी ना बात? नहीं, आपको पता है आपकी सारी कॉल रिकॉर्ड पड़ी हैं। जी, वही बात कह रहा हूँ कि जिस तरह वो शहबाज कहता था ना, ये बात को हम उस तरह कह देते थे। क्या कहता था शहबाज? शहबाज ये कहता था, इनसे बोलो कि हमें पैसे दो, हमारी आपसे कोई झगड़ा नहीं है, हमें पैसे चाहिए, और जब तक पैसे नहीं दोगे हम तो आपका बच्चा नहीं छोड़ेंगे। तो ये कई दफ़ा पैनिक में आके ना, हलचल में आके, और बहुत प्रेशर आए तो मुलजिमान सह नहीं पाते, तो कई दफ़ा बच्चे की जान को ख़तरा बढ़ जाता है। तो ऐसा फेज़ भी कोई आया जिसमें आपको लगा कि यार ये तो? कई दफ़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह ने उस वक्त भी इस्तकामत दी है। उस वक्त भी इदारों को यही कहा है कि आपका जो इकदाम है हम उसको ऑन करेंगे, आपका गुड फेथ है, हम उसको मानेंगे, हर फॉर्म पे मानेंगे, नो इशू, नो मैटर। जज्बात बाप की अपनी जगह, लेकिन हरगिज़ ये नहीं है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा मुआशरे के लिए भी सोच रहा था। मेरी फीलिंग अपने बच्चे के लिए। आप कहते थे कि इसे एग्जाम्पल सेट करें पूरे माशरे के लिए कि कोई बंदा ऐसी जुर्रत ना करे, और इन्हें इबरत का निशान कानून बनाए। ये आपकी, मेरा वर्शन ये था। गुड फेथ में आप ये सोच रहे थे? ये सोच रहा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी से। हालांकि बीइंग अ फादर, जिस क्राइसिस में आप थे, बीइंग अ फादर, ये सोचना बड़ा, या तो क़यादत और लीडर और एक्सेप्शनल लोग तारीख की इस तरह सोचते हैं, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। ये वो गॉड गिफ्ट है कि आप इस तरह सोच रहे थे। नहीं, देखिए, मैं यकीनन बतौर बाप मेरे जज्बात कुछ होंगे, लेकिन चूँकि मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, मैं नहीं चाहता था। ये 17 दिन मैंने ये एक कुर्सी पे बैठ के गुजारे हैं, सामने लान में इधर ही बैठे रहते। 17 दिन मैंने सुबह से लेकर अगली सुबह तक मैं इधर ही बैठा हूँ, या मेरा उधर जाए नमाज था, या मैं था, या मेरा रब था, ये कुर्सी थी। तो मतलब मेरा इस चीज़ पे यकीन था। मैं जिस करब से गुजर रहा था, मैं दुआएं करता था कि मालिक किसी के बच्चे को। नहीं, तो आप तो एक स्ट्रॉन्ग लव के मालिक थे और अल्लाह पे एतकाद था। तो भाभी जो है हमारी, अरीज़ की वालदा जो है, वो क्या करती थी? नहीं, उन्होंने संभाला? मैंने ये कोई भी, चूँकि ये जितनी भी बातें थी मेरे पास ही थी, मेरे के अलावा किसी के पास भी नहीं थी। घर में आप डिस्कस डिस्कस ही नहीं करता था। उनको सिर्फ यही मैसेज था, जब भी घर पे आता था, बाहर जाना है, कॉल आनी है, वो 12-14 मिनट की, वो मतलब ज़िंदगी की अज़ियतनाक तरीन सेकंड्स होते हैं। घर भी नहीं बताते थे। और जब घर दाखिल होना है, वापस कॉल सुन के तो मुस्कुराते आना है, और घर पे सबको यकीन देना है कि अल्लाह ने दिया ना, तो आप अल्लाह से मांगो ना, मुझसे क्या तवक्कुल रखते हो? आपको एक बंदा कॉल पे कह रहा है कि मैं आंख निकाल के बच्चे की, अल्लाह माफ़ करे, बहुत कर्बनाक ये सूरत हाल है, अल्लाह ना करे इस दुनिया में किसी के साथ इस तरह हो, और उसके बाद आप मुस्कुराते घर दाखिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि महविश को इतला जानी बंद हो गई? नहीं,
मैं वो कैसे टच रही फिर? वो फिर हम चूंकि जब ये चीज़ सारी फाइनलाइज होगी तो ना, आप डिसइंफॉर्मेशन उधर मैं पहुंचाते डिस इन्फॉर्मेशन उधर पहुँचा उधर क्या पहुंचाते रहे? कि मुझे मतलब वो जो भी एसओपीज थे मैं उसको तो तय किया हुआ था? डिटेल में नहीं जाता, मतलब वो मैं जो ज़रूरी समझता था ना, वो फिर मैं उधर जो मुझे समझता था कि ये उसके इन्फॉर्मर्स हैं फैमिली में उनको नहीं पता था कि ये वो फीड उनसे ले रही है। फीड उनसे ले रही है, लेकिन आपको पता था? मुझे पता था। फिर मैं उनको कन्वे करता था, वो अगले इलम में उनको पहुंच 13 में 4 डालें, 13 और 4 17 17 मई तक आपको जब महविश का पता चल गया, जी तो आपको इन्फॉर्मर का भी पता चल गया कि महविश किन किन से फीड ले रही है। जी तो वो रेगुलर फिर राब्ते में रेगुलर रहा में, और फिर उसी यहाँ से आपका डाउट और मजबूत होता गया? नहीं डाउट तो मुझे था, क्लियर होगा फिर उस पर मुझे एहतियात। क्या एविडेंस पुलिस ने आपको दिखाया कि महविश पे आपको यकीन आ गया कि ये एविडेंस? नहीं, उसमें ये था ना कि भी मैंने जब मुझे हायर अथॉरिटीज़ ने ये बताया तो मैंने उनसे ये पहला सवाल किया कि मेरा बहुत मुकद्दस रिश्ता है, मेरे रिश्ते को बचाना है। महविश का आपका एग्जैक्ट क्या रिश्ता बनता है? वो मतलब मेरे फादर इन लॉ ने एक मतलब अपनी मर्जी से, हमारी फैमिली कंसर्न से नहीं, मर्जी से उन्होंने एक दूसरी शादी की हुई थी। आपकी वो सास लगी? ये सास। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि आप फिर वो डिसइंफॉर्मेशन उधर देता रहा मैं मुकम्मल। और फिर ये है कि एक स्टेज ये आ गई, चूँकि मेरे जिम्मे से मैंने उनको अंगेज रखना है, तो एक वक्त था कि जब उनसे मेरी कुछ चीज़ें फाइनलाइज भी हो गई। वो फाइनलाइज करने के लिए फिर वो उधर से निकली रात को कि भी मैं उधर जाके चेक करूं माहौल, क्योंकि इसी दौरान मेरे घर वो रात में निकली। वो रात कहाँ आई? वो मेरे फादर इन लॉ को इमोशनल करके कि वो उधर इतने कर्म में हम बैठे हैं, इधर याद पता करने आपके घर पहुंच गई? चूँकि वो पहले इन्फॉर्मेशन मेरे घर से ले रही थी, मेरे घर वाले नंबर से ले रही थी, वो मैंने किसी वजह से अपना नंबर ऑफ करवा दिया, ठीक है। तो फिर उस वजह से वो जब इधर आई हैं तो फिर मैंने उनको इस सारी चीज़ के बावजूद रिसीव भी किया है। और आपने कोई उन्हें? जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई जेस्चर नहीं दिया? मैंने उनको रिसीव किया है, बिठाया है बेडरूम में, उनको मुकम्मल ब्रीफिंग दी है, उनको चाय बिस्किट सर्व किए हैं, फिर को उनको गाड़ी में बिठाया है। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल गया था लेकिन कि ये किरदार मरकजी किरदार? मैं नहीं मुझे चूँकि अगर मैं वो अपनी एक तबीयत थी उस वक्त की मेरी, मैंने उसको बड़े इज्जत एहतराम से गाड़ी में भी जाके बिठाया है, उसके सर पे मतलब हाथ दे के, उस बच्चे को सर पे हाथ, उसको दुआ दे के कि आपके बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, बैठे खैरियत से जाए। ये सारी जो खातून आपके बच्चे को अगवा करवाने में मरकजी किरदार है और उसी की बुनियाद पे ये सारा गैंग आपके घर के पीछे पड़ा, अब आप आपकी फैमिली में से महविश निकाल दें तो ये गैंग कभी आपके घर तक ना पहुँच, ये ठीक बात है? पॉसिबल। तो आप उसके बच्चों को कह रहे हैं कि तेरी खैर हो, तेरे बच्चों की खैर हो, और मैंने दिल से की है। तो इतना ज़र्फ इस बुलंदी पे मैंने ये दिल से दुआ दी थी। वो जब उधर मतलब वो जब बच्चा हमारे हैंड ओवर हुआ है तो वो उसकी फैमिलीज आ गई, शबाद वगैरह की और दूसरे लोगों की, उसके वालिद भी थे? हाँ वालिद भी थे। तो मैंने उन्होंने मुझसे वो कहना चाहा, तो मैंने कहा यार बात सुनो, आपका मेरा मसला नहीं है, ठीक है आप एक मजदूर है, अच्छे इंसान है, किसी का बाप का वालिदैन का दिल नहीं चाहता कि उसके भाई बहन बेटे बच्चे बुरे अमल हों। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए आपको माफ़ किया। मैंने उनको भी, उस बच्चियों को भी सर पे हाथ रख के प्यार दे के उसको, शहबाज की फैमिली, शहबाज जो अगवा करवाने में मरकजी किरदार करवाने में नहीं, जिसने लेके गया, जो शहबाज और वैसे लेके गया ना, जी सर, जो बाइक से जी सर, मैंने उनकी बच्चियों को भी सर पे हाथ रख के दुआ, दिल से दुआ दे के अल्लाह का आपके बच्चों को सलामत रखे, आपको ज़िंदगी में ऐसा करूँगा। इंतहाई अहम सूरत हाल है जी। आप सुन रहे थे, आपका बच्चा कोई अगवा कर ले और बच्चे का वालिद अगवाकारों को, उनकी फैमिलीज़ को दुआएं दे, पता हो कि ये खातून जो इनकी फैमिली की खातून है, रिश्ते में इनकी सास लगती हैं, वो मुलव्विस हैं इस काम में, उन्हीं की बुनियाद पे ये सारा काम हुआ है। उस खातून को उस हालत में रिसीव करना और फिर उसके बच्चों को दुआ दे के और उनके ख़ानदान की खैर की दुआ मांग के उन्हें गाड़ी में बिठाना, शायद आपको इस तरह की मिसालें